अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतने एक्रोबैटिक्स हुए हैं बिटवीन द कोर्ट, बिटवीन द पॉलिटिक्स कि अगर इस पर चाहें तो आप 2-3-4 व्लॉग्स कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल्ड किस्म का मैं एनालिसिस आपके सामने ला सकूँ टू मेक सेंस ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 2 डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। एक ये 3 पेज का शॉर्टर डिसीजन है, ये 6 पेज का ये भी शॉर्ट डिसीजन है, ये एक थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ड्रामा किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने, डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने हमज़ा शहबाज को चीफ मिनिस्टर दोबारा से बनाने के लिए, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब तक जो अपना माइंड एक्सरसाइज किया, अपने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, अपनी जो पोजीशन ली है, वो इन 2 ऑर्डर्स में है। तो 3 पेज के ऑर्डर ये है मेरे हाथ में राइट हैंड में, जिसमें बुलाया गया डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कि आप आके हमें ये समझाएं, हमारी मदद करें। बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज। मुझे तो गुस्सा थोड़ा सा ये आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज बीइंग वेरी वेरी लीनियंट टू दिस रिडिकुलस कैरेक्टर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, जिनकी डिसीजन को मैंने एक दिन पहले डिस्क्राइब किया था कि ये डिसीजन को आप इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर आप इसको अंग्रेज़ी के लफ्ज़ में कहें ये स्टूपिड है, ये सिली है, ये रिडिकुलस है, ये पैथेटिक है, ये स्ट्रेंज डिसीजन है, तो आप इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और जो उर्दू एथनोग्राफिक पॉपुलेशन है, जो उर्दू ज़ुबान में ही किसी सिचुएशन को ठीक तरह से उसकी ग्रेविटी को, उसकी शिद्दत को समझ सकती है, तो उसके लिए जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये चुतियापा किया है दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, उस वक्त तक लोग जो हैं वो इसको आइडेंटिफाई समझ नहीं सकेंगे, इसकी शिद्दत को, कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो हरकत की है वो उसके लिए क्या लफ्ज़ होना चाहिए। अब वो जब मैंने ये लफ्ज़ चुतियापा इस्तेमाल किया तो उस पर बड़ा रद्दमल हुआ, और मुझे बाद में पता चला है कोई 1-2 घंटे पहले कि वो टुकड़ा जो है वो लोगों ने निकाल के उसको वायरल कर दिया। मैंने नहीं किया, और लोगों ने वायरल किया है, और उस पर 95% बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन है। वरना होता ही है कि 90% लोग कहते हैं कि ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल ना करें। एंड लेट इट बी क्लियर कि मैंने ये लफ्ज़ दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ह्यूमन पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उन्होंने जो फैसला किया उसके लिए मैंने वो इस्तेमाल किया। तो 95% लोग जो हैं उन्होंने दुनिया भर से मुझे टेक्स्ट किए, कॉल किए कि बड़ा ज़बरदस्त तुमने सही किया, बहुत मज़ा आया। उसमें ख़वातीन भी हैं वैसे, बाय द वे, जिन्होंने कहा कि इसके इसी अल्फाज से इस फैसले को जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता था। दैट वाज वेरी फ़नी। कुछ लोगों को ये एतराज़ था कि ये लफ्ज़ जो है, मेरा ख्याल है 5% होंगे, कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई अपोलोजाइज़ अगर उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अंग्रेज़ी अल्फाज के जो माना है उसके साथ हमारे सुनने वाले जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि दिस वाज अ ब्लंडरस डिसीजन, अ पैथेटिक डिसीजन, अ सिक डिसीजन, जैसे सलमान अकरम राजा ने अपने ट्वीट में कहा कि स्टूपिड हरकतें भी लोग करते हैं, गलत भी करते हैं, सैड भी होती हैं इंटरप्रिटेशन, बट दिस इज़ आउट राइट सिली। अब चूँकि सलमान अकरम राजा ने अपनी ज़िंदगी के फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं ट्राईपॉड्स करते हुए कैम्ब्रिज में गुजारे हैं, तो वो लफ्ज़ सिली की जो शिद्दत है बरतानिया की अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब कहते हैं कि दिस इज़ सिली, दिस इज़ स्टूपिड, उसको वो समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब किसी को सिली कहते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद आप उसको कह रहे हैं आई लव यू, को ठीक तरह से समझ नहीं आ रही लोगों को। तो ज़ाहिर है कि जो डिसीजन किया, अब जो मैंने कहा था, अब उसकी सेंस और सब्सटेंस को अगर आप देखें कि जो मैंने कहा था कि ये जो लंबे बालों वाले साहब हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, जो अपने आप को, जो मैंने ट्वीट किया आज, अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे देखें, कि ये जो अपने आप को एक बड़े लिबरल और पढ़े लिखे और बड़ा एक एवांट गार्ड मॉडर्न किस्म के शख्स की हैसियत से प्रेजेंट करते हैं, मैंने ट्विटर पे इस खदशे का इजहार किया कि ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। बिकॉज जब इन्होंने ये वो पढ़ रहे थे वहाँ पर पंजाब असम्बली में 6:30 बजे चौधरी शुजात हुसैन के फैसले को, तो ये बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह थी कि उनको पढ़ना भी नहीं आ रहा था, और जब पढ़ना ही नहीं आ रहा था तो उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था। उन्हें तो सिर्फ डिक्टेशन दी, किसी ने कमांड किया एक दिन पहले कि तुमने ये ड्रामा करना है और इससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ही वॉज सेट अप फॉर दिस, ही वॉज यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर दैट। और अपने जहनी तौर पे उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी के अंदर इतनी सेंस है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ के उसकी तशरीह कर सकें, उसी इंटरप्रेट कर सकें, या उन्होंने कभी अदालत के फैसले पढ़ने पे गौर किया होगा। हो सकता है उन्होंने दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से, घर में पैसे होंगे, अमीर होंगे, उन्होंने जाके एक डिग्री पकड़ ली होगी, जैसे यहाँ से बहुत से लोग पाकिस्तान में ख़ास करके बरतानिया जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियाँ पकड़ने के लिए, या सरकार के ख़र्चों पे लोग चले जाते हैं स्कॉलरशिप लेके। और ज़ाहिर है जब आप स्कॉलरशिप लेके जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी बेचारी ने आपको डिग्री देनी ही होती है, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसे लिए होते हैं। तो लेकिन उस डिग्री से आपकी शख्सियत का कुछ भी नहीं बिगड़ता, आप कुछ सीख नहीं पाते। तो ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी की वो सूरत हाल थी जिसको मैंने कहा था कि चुतियापा इन्होंने डिसीजन किया है। ये 3 पेज के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि खुदारा ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो हैं तशरीफ़ लाएँ और हमारी मावनत करें, मदद करें, हमें कुछ असिस्ट करें समझने के लिए कि आपके जहन में आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्या है। लेकिन जो 6 पेज का डिसीजन है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी की क्लास ले ली है। और दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है
کہ جیسے کوئی بچہ کسی گلی یا سڑک میں جہاں لوگ کاریں کھڑی کرتے ہیں وہاں پتھر مار کے کسی کار کا شیشہ توڑ دیتا ہے, اس کی ونڈ اسکرین توڑ دیتا ہے, اور جب وہ کار والے اس کے گھر کا آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ بچہ اپنی ماں کی یا تو پیچھے چھپ جاتا ہے ٹانگوں کے, یا کسی ٹوائلٹ میں جا کے چھپ جاتا ہے, یا پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے, کہتا ہے میں باہر نہیں نکل سکتا. تو دوست محمد مزاری کو سارا دن سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری آفس میں بلاتی رہی, لیکن دوست محمد مزاری پتہ نہیں کہاں جا کے چھپے ہوئے تھے, رو رہے تھے بیٹھ کے, یا اپنی گرل فرینڈ کے پاس تھے, دہائی دے رہے تھے کہ میں کیا کروں, مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا گیا, آصف علی زرداری نے میرے ساتھ کیا کیا. کچھ ایسی ہی صورتحال تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوست محمد مزاری صاحب کا جو وکیل بھی پریزنٹ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان دا سیکنڈ سیشن, جو اس 6 پیج کے ڈسیشن میں کلیئرلی لکھا ہے, اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا ہے, مطلب واٹ از دی ایکسپلینیشن فار واٹ ہی ہیز ڈن. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو 2 گھنٹے پہلے ہائر کیا گیا, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, تو میں ابھی کچھ کر نہیں سکتا. یہی صورتحال چیف منسٹر جو پریٹینڈنگ چیف منسٹر ہیں, دی کلیمنٹ ہیں حمزہ شہباز صاحب, ان کی بھی یہی صورتحال تھی. ان کے وکیل نے بھی کوئی وہاں پہ آرگومنٹس نہیں پیش کیے, صرف ڈپٹی اٹارنی جنرل ڈی اے جی پنجاب جو ہیں انہوں نے کچھ آرگومنٹ دیے, لیکن بہت ہی ناکافی. اور سپریم کورٹ نے یہ جو میرا پاس 6 پیج کا ڈیسیجن ہے, اور یہ 6 پیج کا ڈیسیجن اب آیا ہے اب سے 2-3 گھنٹے پہلے, اس وقت میں نے اس کو لائن بائی لائن تفصیل سے پڑھا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ہیو مارکڈ آل دی امپورٹنٹ پیراز آف دیٹ ڈیسیجن, اور میں اسی میں سے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے پہلے پیج نمبر 2 ہی انفیکٹ پیج نمبر 1 ہے, یہاں پہ آرڈر ہے, اور میں اپنی ڈسکرپشن پہ, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ڈیسیجن کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ کر چکی ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی, کہ جیسے ہی ایک ڈیسیجن پرنٹ ہو جاتا ہے, لکھ لیا جاتا ہے, ٹائپ ہوتا ہے اور سائن ہو جاتا ہے, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ 1-2 گھنٹے کے بعد, یا شاید 1 گھنٹے میں ہی وہ ڈیسیجن آ جاتا ہے. بہرحال آئی ول ٹرائی کہ اس ڈیسیجن کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ میں دے دوں تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں, اور بہت سی جو بدگمانی اور جو خدشات اور جو پریشانی اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈیلے کیوں کر دیا, ان میں بھی شامل ہوں, بیکاز میں نے کوئی 20-25 ٹویٹ کیے ہیں بڑے سخت اور بڑے کرٹیکل قسم کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈیسیجن اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا, میرے ہاتھ میں صرف یہ 3 پیج کا انیشیل شارٹ آرڈر تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کہیں سے پریشر یا دباؤ یا ترلا منتا گروپ آ گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی جان چھوڑ دیں اور حمزہ کو پلیز مہربانی کریں. لیکن اب اس ڈیسیجن کو پڑھ کے لگتا ہے ایسی صورتحال نہیں ہے, اور آصف علی زرداری صاحب نے دوست محمد مزاری کو اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو استعمال کر کے جو ڈرامہ کیا ہے, خدا بہتر جانتا ہے کیوں کیا ہے, لیکن یہ ڈرامہ فریکچر ہو گیا ہے, یہ پلاٹ فیل ہو گیا ہے. یہ اس قسم کی فلم ہے جس کو ڈبہ بند قسم کی فلم کہتے ہیں, اور مجھے پورا شک ہے کہ منڈے کو اس ڈرامے کا حتمی سین جو ہے وہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ پاکستان نے پٹیشنرز کے پیراگراف کو اور ان کی پوزیشنز کو پیج نمبر 2 میں پروڈیوس کیا, وچ از پی ٹی آئی ان دس کیس, اور انہوں نے یہ بات واضح کی ٹو دی ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب کہ یہ جو دوست محمد مزاری صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو شارٹ آرڈر ہے 17 مئی کا, وچ واز ان فیکٹ این انٹرپریٹیشن آف دی آرٹیکل 63A123 آف ان رسپانس ٹو دی پریزیڈینشیل ریفرنس, جو ڈاکٹر عارف الوی کا ریفرنس تھا, تو اس آرڈر کو دوست محمد مزاری نے استعمال کیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ سپریم ان ویو آف دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, جو یہ 10 PMLQ کے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں پرویز الہی کے لیے, اور یہ ویسے اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور پرویز الہی صاحب کی بڑی عقل مندی ہے, اور یہ جو باقی 10 لوگ تھے ان کی بھی بڑی ثابت کرنی تھی کہ انہوں نے ووٹ ڈال دیا, ورنہ صورتحال ڈفرینٹ ہوتی. یہ بھی ممکن تھا کہ اس خط کا شوشہ چھوڑ کے یہ ووٹ نہ ڈالتے, یہ کوئی ڈر جاتے, ڈس اپوائنٹ ہو جاتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ نہیں ہو, انہوں نے ووٹ ڈال دی. اب دوست محمد مزاری نے آرگومنٹ یہ دیا کہ میرے ہاتھ میں تو خط آ گیا چودھری شجاعت کا, اور یہ ووٹ جو ہے میں کاؤنٹ نہیں کر رہا, اینڈ ہیئر فور حمزہ ایز اے چیف منسٹر. اب سپریم کورٹ یہ پوچھ رہی ہے کہ خدا را ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارے 17 مئی کے فیصلے میں وہ کون سی لائنز یا پیراگراف تھے جس کے نتیجے میں دوست محمد مزاری کو یہ کنفیوژن ہوئی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی, وہ پڑھ نہیں سکے, حقیقت ہے پڑھنا آتا بھی نہیں تھا. تو اب سپریم کورٹ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ ہم نے کلیئرلی, یہ پیج 3 میں سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے, اگر میں پڑھ دوں یہ لائنز آپ کے سامنے. ٹرننگ ٹو دا سیکنڈ کوشچن, یہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی 17 مئی 2022 کے ڈیسیجن کو ریپروڈیوس کیا فار دی بینیفٹ آف دی ڈپٹی اٹارنی جنرل ان دس ڈیسیجن, جس میں انہوں نے لکھا ہے, اور یہ کوٹ کر رہا ہوں میں
फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स आज के डिसीजन से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कोट करती है 17 मई के डिसीजन से, और उसमें लेट मी रीड दिस आउट टू यू. टर्निंग टू द सेकंड क्वेश्चन एंड कीपिंग इन माइंड द आंसर टू द फर्स्ट, it is our view that the vote of any member, including a deemed member of a parliamentary party, in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter, that is the parliamentary party, in terms of the para B of the clause 1 of the article 63A, cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take on or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. The second question referred to this court stands answered in the following terms. अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी को तो ज़ाहिर पढ़ना नहीं आता था. दोस्त मोहम्मद मज़ारी के लिए जो प्लॉट बनाया आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उनको मशवरा देने वाले जो लोग थे, वो भी इस पैराग्राफ की मीनिंग को, माना को, सिग्निफिकेंस को, इम्प्लीकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सके. और यहाँ से ये भी पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट ऑर्डर इशू करना चाहिए कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मुख्तलिफ की पोजीशंस पे लोग काम करते हैं, उनका एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है टॉफल के लेवल का, या कम अज़ कम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का एक इम्तिहान जो है ना, SAT का, इनकी डिग्रियों पे ना जाएं, पैसा खर्च करके डिग्री ले लेते हैं. इनको वो जो A लेवल के बाद, जो A लेवल में जाने के लिए, A लेवल के बाद जो SAT का एग्ज़ाम, अमेरिकन कॉलेज में जाने के लिए स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का जो इम्तिहान है ना, वो पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, या फिर अंग्रेज़ी का टॉफल का रख दें, या एक और तो खासा मुश्किल है जो इंग्लिश का होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो तो बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि, और अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे चले जाएं अगर 17 मई 2022 का, तो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन ये थी कि जिस तरह से एक फ़र्द और एक शख्स और एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के हकूक़ हैं, उसके राइट में ये है कि वो वोट अपनी मर्ज़ी से डाल सके, इसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी एक नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक लीगल और एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने राइट्स हैं. और वहाँ पे मामला ये था, इल्ज़ाम में उस वक्त ये था, ये शक ये था कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, और एक ऐसी पार्टी जिसका बल्क और साइज़ जो है वो 155 मेंबरान में है, उसमें से 10, 15, 20 जो हैं वो पैसे ले रहे हैं, मुनर्रफ हो रहे हैं, और एक ऐसा फ़ैसला करेंगे जिसके ये कर सकते हैं फ्यूचर में, जिसके नतीजे में वो पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ पावर हो सकती है, लाइक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बजट एंड फाइनेंस बिल. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया कि जहां मेंबर के राइट्स हैं वहां पॉलिटिकल पार्टी की भी राइट्स हैं, और 4 सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस और चैलेंजेस ऐसे हैं जहां जब पार्लियामेंट्री पार्टी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन देती है तो मेंबरान उससे इनहराफ नहीं कर सकते. अगर इनहराफ करें तो उनके वोट को डिसरिगार्ड होना चाहिए, काउंट नहीं होना चाहिए. उसी पैराग्राफ में ये भी एक्सप्लेन किया कि फिर उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पार्टी का हेड इनिशिएट कर सकता है. यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महज आर्टिकल 63A1 जो लेट 90s से चला आ रहा है, कई दफ़ा अमेंड हुआ है, उसकी तशरीह की, उसकी इंटरप्रिटेशन की. उन्होंने कोई नई चीज़ वहाँ पर नहीं डाली. अब ये मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को, जिनके ट्वीट्स अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, उनको कौन बताए कि उनको समझ ही नहीं इस चीज़ की आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 17 मई 2022 का, वो फैसला दर हकीकत था क्या. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पार्टी हेड की कोई डायरेक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो वाजिब नहीं थी. ये इंस्ट्रक्शन, ये गाइडलाइन जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड से आ सकती थी. ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, जो जैसे PMLQ के 10 मेंबरान अंदर थे, अगर PTI होती तो फिर उसका एक पार्लियामेंट्री हेड होता, उसने ये फैसला करना था, और एक पार्लियामेंट्री हेड ने करना था. और चौधरी शुजात पार्लियामेंट में है ही नहीं, वो पार्लियामेंट्री हेड है ही नहीं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है ही नहीं, तो वो इस किस्म की कोई एडवाइस, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई गाइडलाइन जो है वो दे ही नहीं सकते थे. सो सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट ये कह चुकी है कि जो फैसला किया है, ये फैसला जो है वो गलत है, और इसको किसी ने आज के दिन में चैलेंज किया भी नहीं है. अब इस पे क्या होगा, मंडे के दिन 11 बजे तक ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और आर्गुमेंट जो हैं वो जमा करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में, और 1 बजे मंडे के दिन इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी. और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग है ये मंडे ही के दिन अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए. ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें इंसाफ जो है वो तेज़ी से होना चाहिए.
کیونکہ اگر یہ انصاف تیزی سے نہیں ہوگا، جسٹس ڈیلیڈ از اے جسٹس ڈینائڈ. میں نے بہت سیریز آف ٹویٹس کیا، سارا دن بہت بزی رہا، میرے خیال 20-25-30 منٹ ٹویٹس کیے ہوں گے، جس میں ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھاتا ہوں، جس میں میرا استدلال یہ ہے کہ آلریڈی کیونکہ PMLN جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، ان کی پوری پارٹی اس میں لگی ہوئی ہے، مریم نواز اس کو لیڈ کر رہی ہیں، باقی بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جو میرے اس ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. Between 1st July and 22nd July, Honorable Supreme Court has twice used doctrine of necessity to bail out Hamza Sharif and given him and Sharif dynasty a new life and opportunities. Even Hamza's election on 16th April succeeded due to delayed decisions of ECP and the courts. پھر اس کے بعد میں نے ایک سیکنڈ میں نے ٹویٹ کیا جس میں میں نے یہ کہا کہ Hamza could not have been elected as Chief Minister on 16th April if Supreme Court had timely interpreted Article 63A on a presidential reference. Hamza could not have continued as CM if defectors were disqualified immediately by the ECP. Whole system is working on doctrine and necessity for the Sharifs. باوجود اس کے کہ Supreme Court of Pakistan has been extremely kind and lenient to the Sharif dynasty and to Hamza in this particular case. اس کے باوجود Supreme Court of Pakistan کے اوپر مسلسل قسم کے حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور بھی میں نے بہت سے ٹویٹس کیے، ان کو ضرور دیکھیے گا. لیٹس کم ٹو کہ مریم نواز صاحبہ نے کس قسم کا رد عمل کیا. سب سے پہلے میں آپ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دکھاتا ہوں. 7 اپریل 2022 کا 8:51 پہ یہ ٹویٹر انہوں نے آئی فون سے کیا، جس میں انہوں نے لکھا: شکر الحمدللہ رب العالمین. قوم کو آئین کی سربلندی پہ بہت بہت مبارک. آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا. اللہ پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے. وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ. یہ ٹویٹ کب کیا انہوں نے؟ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی قاسم سوری کی جو ججمنٹ تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ووٹ جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ کروایا جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کو پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ، PTI کی گورنمنٹ ختم ہوئی. تو مریم نواز صاحبہ نے اس وقت سپریم کورٹ کو اور اس ڈیسیجن کو، جس میں بائی اینڈ لارج یہی جسٹسز تھے، اس کو ویلکم کیا. اب آج 6:08 پہ 23 جولائی 2022 کو محترمہ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں: موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین میں من مانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا. آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اسی لڑلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچانا تھا نامنظور. وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے. اچھا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن دی وہ فالو نہیں ہوئی. ان لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ ہوئے، جس کے نتیجے میں کاؤنٹ ہوئے تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1-2 مہینے لگا دیے. اگر ان کے ووٹ کاؤنٹ نہ ہوتے یا ڈس ریگارڈ کیے جاتے تو پھر انہوں نے ڈسکوالیفائی ہی نہیں ہونا تھا، انہوں نے اسمبلی میں ہونا تھا. اس کے ڈائنامک ڈفرینٹ تھے. تو جو پہلی اپلیکیشن ہے ڈس ریگارڈ کرنے کی وہ پہلی ہی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے، اور وہ دوست محمد مزاری صاحب نے اپنے چتیاپے والے ڈیسیجن میں کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد محترمہ مریم نواز صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا اس کے 1 منٹ کے بعد: اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں، اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے. بہت ہو گیا. یہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں جن کی پارٹی نے اور جن کے والد صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ پہ ایک کراؤڈ ہائر کر کے اور اس کو سرکاری ملازمین کے ذریعے لایا گیا بسوں میں. ان کو پتہ نہیں کہا گیا کہ پکنک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ پہ حملہ کروا دیا گیا. سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بڑی مشکل سے دوڑ کے جان بچائی. سپریم کورٹ کے فرنیچر اور چیزوں کو اور تختیوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے فیصلے کرائے گئے. اور جو عطا تارڑ صاحب ہمارے سامنے آج انٹیریئر منسٹر بنے ہوئے ہیں پنجاب کے، ان کے ہی نانا یا دادا تھے اس وقت رفیق تارڑ صاحب، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بریف کیسز لے کر ان تک پہنچے گئے، اور وہ بریف کیسز لے کر گئے اور انہوں نے ان بریف کیسز کے ذریعے کوئٹہ بینچ کو انفلوئنس کیا. اور کوئٹہ بینچ آف دی سپریم کورٹ سے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ صاحب، ان کے خلاف ایک فیصلہ حاصل کیا، اور یوں پاکستان کی پالیٹکس کو بدلا. تو
किसको कौन बेवकूफ़ बना रहा है, पाकिस्तान की तारीख कम अज़ कम हमारे सामने और पाकिस्तान के मीडिया के सामने रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल आया है। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, द वे थिंग्स आर बीइंग डन, सम पीपल आर आस्किंग वेदर द जुडिशरी शुड बी आस्क्ड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इस डिसीजन, द डैमेज स्टार्टेड विद द पनामा सैगा। और बहुत से और लोग PMLN के मसलसल जो है वो हमले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रेज किए हैं। उन क्वेश्चन से, ये वो क्वेश्चन जो कोई वीलॉग में पूछ सकता है, कहीं पर भी जो सवाल टेलीविजन का एंकर पूछ सकता है। आप ये सोचें कि TV एंकर्स की ज़िंदगी जो है इस मुल्क में कितनी मुश्किल होगी, इस सियासी कल्चर में कितना मुश्किल है सवाल पूछना। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल पूछे हैं तो ये हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी तो फैसला आया ही नहीं, सिर्फ सवाल ही पूछे हैं तो ये हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना ब्रोबीट किया जाए, इतना प्रेशर डाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला जो है वो करवाया जाए। और जाहिर है कि दूसरी साइड की जिम्मेदारी है कि वो इस स्टेज पे कोर्ट को सपोर्ट करे। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे, जो दूसरा हमला इस वक्त हो रहा है उसकी हमें हकीकत ठीक तरह से समझ नहीं आ रही कि ये ड्रामा क्या है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह से बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो डिस्पेंसेशन बिठाई गई है शरीफ जरदारी, इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट और तायद रही है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ के बगैर ये सब मोटले क्राउड जो है, अब ज़ाहिर जब मैं मोटले क्राउड कहूँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी, ये जो मिक्स्ड अचार है, ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये जो इकट्ठा हुआ ये इकट्ठा हो नहीं सकता था। तो इनको एश्योरेंसेस दी गई, इनको एक ट्रस्ट पैदा किया गया तो ये इकट्ठे हुए। जब ये इकट्ठे हुए हैं तो और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको हर मदद पे सपोर्ट की है, बहुत मदद पे सपोर्ट की है। लेकिन अब इन्होंने पिछले 48 घंटे से इस्टेब्लिशमेंट पे ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं, जिसका मेरा ख्याल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आगाज़ किया था। लेकिन अब वो जो रेजोनेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आज के दिन में अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी निकाली जो टेलीविज़न चैनल्स ने बड़ी सीरियसली ली है। मैं उसको इतना अभी तक कम अज़ कम सीरियसली नहीं लेता, मेरे जहन में बहुत से शकूक और बहुत से सवालात हैं और मैंने इसको ट्वीट भी किया। अंसार अब्बासी साहब ने की स्टोरी ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट मैदान में आ गई है, मुज़ाकरात, नए इलेक्शन, माशी इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम हो सकता है। और इसको टेलीविज़न चैनल्स ने बड़ा डिस्कस किया, बहुत से लोग इसको व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वो सही है, शुक्र अदा करें अल्लाह। मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था कि द प्रॉब्लम विद द स्टोरी इज़ दैट एस्टैब्लिशमेंट इज़ पार्ट ऑफ द मैस from the start and is fully responsible for the economic disaster Pakistan faces unless it can take credible steps to restore its trust with intelligence here. Such leaks are meaningless and look like deception. ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की स्टोरीज़ किसी ने पब्लिश की हैं। या तो DG ISPR कहें कि हम ये रोल जो है रोल अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी की तो कोई ज़ाहिर है कोई टेकर नहीं है, ये तो सिर्फ एक डिसेप्शन भी हो सकती है। यही चीज़ मैंने दूसरे ट्वीट में कही कि अंसार अब्बासी स्टोरी इन माई एनालिसिस इज़ ओनली अ डिसेप्शन बाय समवन टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इलेक्शन स्टीलिंग इन पंजाब एंड टू कूल डाउन मीडिया एंड पब्लिक रिएक्शन, डिलेइंग सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट कन्विंसिंग रीजंस टू मंडे सपोर्ट्स माई एनालिसिस, नो साइंस ऑफ सैनिटी। जो मेरा लास्ट लाइन है वो मुझे विड्रॉ करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का 6 पेज का डिसीजन नहीं पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली अपने आप को एक्सप्लेन किया है 6 पेज के डिसीजन में। सो माई वर्ड्स आर रॉन्ग एंड माई इंटरप्रिटेशन इज़ रॉन्ग। जो मैंने कहा कि डिलेइंग सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट कन्विंसिंग रीजंस टू मंडे सपोर्ट्स माई एनालिसिस, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत अच्छा डिफेंड किया है कि वो टाइम दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट, मंडे नहीं तो ट्यूसडे, लेकिन मंडे को ही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को हमजा शहबाज की किस्मत का और पंजाब के इलेक्शन का फैसला कर देना चाहिए। अब ये जो है बात, मेरी कंटेंशन शुरू से ये रही है, अगर हम आज से मेरे वीलॉग्स देखें, 100 के करीब मैं वीलॉग्स कर चुका हूँ। किसी भी मुल्क की, अमेरिका हो या बरतानिया हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ की मिडिल क्लास पढ़ी लिखी इंटेलिजेंसिया, जिसमें एकेडेमिया है, वहाँ की मीडिया का पढ़ा लिखा तबका है, अंग्रेज़ी के अखबारात हैं, थिंक टैंक्स हैं जो हैं इंडिपेंडेंट हो, हमारे तो नहीं है, तो उनकी सपोर्ट अगर कंट्री की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं होगी तो गाँव में बैठे हुए जंगली सड़क पे जो लोग होंगे, या नारे मारने वाले, पत्थर मारने वाले जो लोग हैं, उनकी मदद और तायद से कोई भी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं होती। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस वक्त एक शदीद किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट और क्रेडिबिलिटी चैलेंज जो है उसके लिए खड़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी मूव्स हों इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो इस्टेब्लिशमेंट के इनहेरेंट जो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और एतमाद है उसको बहाल कर सके। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर पाकिस्तान को अपने इस क्राइसिस से निकलना है, इकनॉमिक मैनेजमेंट के इशू से निकलना है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, पॉलिटिकल ट्रस्ट पैदा करना है, तो इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले अपने बारे में, अपने इक़दामात के बारे में ट्रस्ट पैदा कर सके। वो मैं ज़ाहिर गाइड नहीं कर सकता, वो इस्टेब्लिशमेंट को सोचना है कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे अपने बारे में ट्रस्ट पैदा करेगी। जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपने एक्शंस के ज़रिए ट्रस्ट नहीं पैदा करती, इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, जैसे अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है, इससे कोई फ़ायदा जो है
वो नहीं होगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है जिसमें मेरा भी रोल है थोड़ा सा उसको पैदा करने में। वो ये है कि PTI, PPP, PMLN जो मेजर पार्टीज़ हैं, मैंने 2 जो सेमिनार्स हुए थे, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का, उसके बाद PFUJ का, दोनों में मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने खड़े होकर कहा था। सिंस देन इसकी रेजोनेंस बहुत बढ़ चुकी है कि इन सियासी जमातों की सेकेंड टियर लीडरशिप को इकट्ठे होना चाहिए। आज एक बहुत पढ़े लिखे शख्स ने मुझे फ़ोन किया, मैं उनसे कोशिश करूँगा कि कल बाकायदा उनके साथ एक वीडियो डिस्कशन करूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बहुत टॉक्सिक है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनके रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हैं, इतनी बदएहतमादी है, इनके बदएहतमादी है, और इनके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ख़ास करके PMLN और PPP के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर है वो अपने आप को निकालना चाहती है उस पूरी चीज़ में से। तो इनके इंटरेस्ट इस किस्म के हैं कि ये कोई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या डायलॉग नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये डायलॉग हम सिविल सोसाइटी से, एकेडमिक लेवल पे, मीडिया के लेवल पे हम ये आपस में डायलॉग करना शुरू कर दें, एंगेज करें और डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करें। वैसे भी ये हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गलतफहमी है कि इस्टेब्लिशमेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकती है और सियासी जमातें जनरेट कर सकती हैं। ये सिविल सोसाइटी ने आइडियाज़ जनरेट करने। तो आज हम इस प्रोसेस का आगाज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।